दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 48। तो इसके पहले 47 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मीन्स हम 48 वीडियोज़ हो जाएंगी। मीन्स हम लोग अबाउट 1000 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो इनको आप रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, आपकी प्रिपरेशन को अच्छा इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी PDF वहीं पर मिल जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज़। तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसमें बताना है कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है इसकी वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ होती है। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर के कुछ और कॉजेज़ हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जेनेटिकली भी ये ट्रांसमिट होता है, अगर मीन्स पेरेंट्स में या फर्स्ट जनरेशन में कुछ पेप्टिक अल्सर जैसी कोई सिम्टम्स थे तो वो ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होंगे। बाकी जो फूड हैबिट्स है वो अफेक्ट करता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रोकाज एरिया इज़ एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज़ इन्वॉल्व इन। जो ब्रोकाज एरिया है ये एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसका मेन फंक्शन क्या है। तो ये जो ब्रोकाज एरिया है, ये ब्रोकाज एरिया वाला जो पार्ट है इसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, स्पीच प्रोडक्शन, मोटर एक्टिविटी एंड एंगर प्रोडक्शन। तो जो ब्रोकाज वाला ये ब्रोकाज एरिया है इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्पीच प्रोडक्शन। जो हम बोलते हैं तो इसके स्पीच के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये इसका मेन फंक्शनिंग जो है ये है, मेन फंक्शन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, NCPCR इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मीन्स जो बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेशनल कमीशन बनाया गया था वो है NCPCR। ये आया था 2005 में। इसको भी आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे लिख देंगे NCPCR, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और मैचिंग में दे देते हैं ईयर, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि NCPCR का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से ईयर में आया था। तो ये मेनली जो है ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है, जो बच्चों के जो राइट्स हैं, जैसे उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, उनको एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, राइट टू रेज या वेल एजुकेशन, उसके बाद आसपास जो उनका एनवायरनमेंट है वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये सब जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, ये सारे राइट्स चाइल्ड को प्रोवाइड हों ये देखना। तो ये है NCPCR का मेन एम और ये आया था 2005 में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस इम्पोर्ट लस्टर टू द फैब्रिक। लस्टर मीन्स चमक। ऐसे कौन सी फिनिश है जो फैब्रिक में चमक इम्प्रूव करती है। तो जो चमक जो फिनिश की वजह से चमक आती है वो है सायर। ठीक है, ये एक फिनिशिंग है जिस पे हीट एंड प्रेशर के थ्रू फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है, फैब्रिक का ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उसमें चमक आती है। अब ये बाकी जो बचे हुए ये क्या हैं, सैनफोराइजेशन। तो ये आपको पता होगा, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। ये जो सैनफोराइजेशन वाली प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है, ये कॉटन पे की जाती है जो कॉटन के कपड़े को सिकुड़ने नहीं देता है, उसके सिकुड़न को कम करता है। तो ये सैनफोराइजेशन किया जाता है सिकुड़न को कम करने के लिए। देन आता है गिगिंग। गिगिंग मीन्स क्या होता है, गिगिंग का एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जो फर वाले टॉवेल्स होते हैं या फर वाले जो क्लॉथ होते हैं उनमें जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे जो ये फर लगे हुए हैं, इन फर को मेंटेन करना, इनको कॉम्ब करके ऊपर की तरफ ऐसे रेज करना जिससे फर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहें, ये इस प्रोसेस को कहते हैं गिगिंग। उसके बाद आता है फ्लॉकिंग। तो फ्लॉकिंग में सिंपल सा एक सरफेस है, फैब्रिक है, फैब्रिक पे ग्लू लगाते हैं, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से फाइबर स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं जहाँ पे जैसे ये एक डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे ये ग्लू लगाया,
अरे ग्लू के ऊपर छोटे छोटे फैब्रिक ऐसे फाइबर्स जो हैं वो फाइबर ऐसे से स्टिक कर दिए, मीन्स चिपका दिए, तो ये एक डिज़ाइन बन गई। तो ये होता है फ्लॉकिंग। मीन्स फ्लॉकिंग में छोटे छोटे फाइबर के पार्टिकल्स को थ्रू ग्लू या फेविकोल की किसी की हेल्प से सरफेस पे स्टिक करना, चिपका देना, इसको बोलते हैं फ्लॉकिंग। और जो सरफेस पे जो ये फर हैं, फर को रेज करना, इनको ओरिजिनल टेक्सचर में रखना, इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, शेप है, उसमें रखा, इसको बोलते हैं गिगिंग। गिगिंग का एक और नाम है, इसको बोलते हैं नैपिंग। तो जो करेक्ट आंसर है लश्चर के लिए, चमक के लिए, वो है सायर। बाकी सारी फिनिशेस हमने डिस्कस कर ली है, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड पैकेज इज सेंटरलेस एंड इज़ यूज्ड इन क्विल्टिंग एंड एम्ब्रॉयडरी मशीन। ये जो कौन सा थ्रेड पैकेज है, मीन्स कौन सा थ्रेड का पैकेज है जो सेंटरलेस होता है और क्विल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे थ्रेड पैकेज ही हैं। तो इनको याद करने में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो हम एक ट्रिक से यहाँ पे याद करेंगे। सेंटरलेस मीन्स जिसमें सेंटर ना हो। तो सेंटरलेस जो थ्रेड पैकेज यूज़ होता है वो होता है कोकून। और देखो जब सिल्क की हम प्रोसेसिंग पढ़ते हैं उसमें जो कोकून होता है, जो ये सिल्क वॉर्म होता है, उसके चारों तरफ अपने तरफ ऐसे ऐसे सिल्क बनाता है और ये बीच में कोकून रहता है। तो कोकून भी जब बाहर निकल जाता है तो ये हो जाता है सेंटरलेस। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं सेंटरलेस मीन्स कोकून वाला थ्रेड पैकेज जो है वो हो सकता है वो आता है सेंटरलेस एंड क्विल्टिंग के लिए। जो स्पूल है, ये जहाँ पे हाई कंजम्पशन यूज़ होता है वहाँ पे स्पूल वाले थ्रेड पैकेज यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन में थ्रेड यूज़ होता है वहाँ पे ये कोन्स वाले थ्रेड पैकेज यूज़ किए जाते हैं। तो आप सी से क्रॉस सेक्शन, सी से कोन्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंटरलेस हो गया, सेंटरलेस मीन्स कोकून। तो बचा स्पूल जो जहाँ पे हाई कंजम्पशन होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंटरलेस कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसे लगी आपको याद करने में। दीज लेटर्स ROY, R मीन्स रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, हेल्प अस रिमेंबर विच कलर ग्रुप। तो ये कौन से कलर ग्रुप से आते हैं ये आपको बताना है। तो देखो जो सन होता है, सन को हम हीट का सिंबल मानते हैं ना। तो सन कैसा होता है, रेड। जब सन स्टार्ट मॉर्निंग में जब राइज होता है तब रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता जाता है। तो जो सिंपल सी बात है, रेड, ऑरेंज और येलो जो हैं ये हमें वार्म वाले कलर ग्रुप हैं उसको इंडिकेट करते हैं। जो गर्म वाले कलर्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं। तो आपको बताना है कूल कलर्स के एग्जाम्पल। तो आपको कूल कलर के एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कूल कलर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। न्यूट्रल में कौन से आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। प्राइमरी कलर ये वाला ट्रायंगल बना के हम याद रख सकते हैं ना, रेड, येलो एंड ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट ऑफ आर्ट इज़ यूज्ड व्हेन शेप्स, कलर्स एंड लाइंस आर रिपीटेड। जहाँ पे शेप, कलर और लाइन ये सब क्या हैं, एलिमेंट हैं, आर्ट के एलिमेंट हैं। तब ये सारे चीज़ें यूज़ होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है। देखो बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे बात की गई है एलिमेंट की। एम्फेसिस भी प्रिंसिपल है, फोकल पॉइंट भी सिमिलर है एम्फेसिस के, तो ये भी प्रिंसिपल है। तो बचा क्या बनेगा पैटर्न। तो ऐसे थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस करके, तो आपको कई बार आंसर जो है क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो जब शेप, कलर, लाइन ये सब एलिमेंट ऑफ आर्ट हैं, अब जब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो बनेगा भी तो एक एलिमेंट का आर्ट, जो आर्ट का एलिमेंट ही तो बनेगा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड्रोगॉगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग। जो एंड्रोगॉगी है ये एक टीचिंग स्टडी है, तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है। तो जो एंड्रोगॉगी ये टीचिंग स्टडी है वो यूज़ की जाती है एडल्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल इज। अगर किसी को कुछ स्किल सिखाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। फील्ड विजिट में हम जाएंगे, विजिट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, चले आएंगे, वहाँ से कोई स्किल तो इम्पार्ट हो नहीं रहा है। ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ सोल्यूशंस आएंगे, तो ये भी यहाँ पे भी कोई स्किल इम्पार्ट नहीं हो रहा है। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब हमें कोई इफ़ेक्टिव स्किल इम्पार्ट करना है या किसी को कोई स्किल सिखाना है तो वहाँ पे आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो भी वर्क है वो जब हम जो भी एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं जब वो
गांव में जाते हैं या फार्मर्स को कुछ सिखाते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन देख के सिखाते हैं, फार्मर्स के सामने जो भी पूरा उनका प्रोसेस है वो करके उनको बताते हैं, जिससे फार्मर्स देखते हैं और सीखते हैं, और जो हम देख के सीखते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जब स्किल को इम्पार्ट करना होता है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट भी एक टाइप का वर्क है जिसमें सभी लोग एक साथ काम करके करते हैं मिलके, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल इम्पार्ट नहीं होता है। तो जब हम स्किल की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का सिम्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का कौन सा सिम्टम नहीं है। तो फीवर, नोसिया एंड डार्क कलर यूरिन ये हेपेटाइटिस के सिम्टम हैं। तो बचा डायरिया, ये हेपेटाइटिस का सिम्टम नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डायरिया। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का सिम्टम जो है वो डायरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग फैक्टर इनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन द डाइट। डाइट में जो आयरन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव करते हैं, वो कुछ फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर क्या हैं? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, एनिमल प्रोटीन, फाइटेट, बोथ ए एंड बी। तो फाइटेट तो इनहिबिट करता है अवेलेबिलिटी को, मीन्स अवेलेबिलिटी को हिंडर करता है, रोकता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड और एनिमल प्रोटीन ये जो आयरन की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आयरन की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी एंड एनिमल प्रोटीन, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये आयरन की बायो अवेलेबिलिटी मीन्स जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है, फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? द ऑप्शंस आर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्टेफिलोकोकस यूरस। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड स्टेफिलोकोकस यूरस दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स इंक्लूड। एर्गोनॉमिक मीन्स जहाँ पे ह्यूमन प्लस कंप्यूटर इंटरेक्शन, जहाँ पे ह्यूमंस और मशीन्स एक साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो इसका इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो सेफ़र जॉब, ठीक है, जो बड़े बड़े काम हैं, थोड़े से डेंजरस काम है, वहाँ पे मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डेंजर का खतरा कम हो गया, तो सेफ़र जॉब। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, जब मशीन यूज़ होगी वहाँ पे मशीन जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बेनिफिट नहीं है। देन आता है फ्यूअर इंजरीज, तो ये भी है, जब मशीन से काम होगा तो इंजरी होने का काम जो वो है, इंजरी भी कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 3 एंड 4। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो, 1, 2 एंड 4 ये बी ऑप्शन करेक्ट है। एर्गोनॉमिक्स मीन्स जहाँ पे ह्यूमन और मशीन्स एक साथ काम करते हैं एक ही एनवायरनमेंट में, वहाँ पे जो इसके बेनिफिट्स होंगे वो होगा सेफ़र जॉब, मीन्स वहाँ पे जॉब सेफ जॉब होगी, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इंजरीज भी जो हैं वो कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ डिज़ाइनिंग अ मैसेज इन कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन में कोई मैसेज बनाते हैं तो उस मैसेज के क्या डायमेंशंस होते हैं, उसमें क्या ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं? तो कोड, ट्रीटमेंट एंड कंटेंट, ये 3 डायमेंशंस हैं। जब मैसेज को डिज़ाइन करते हैं किसी कम्युनिकेशन में तो वहाँ पे उसका कोड, ट्रीटमेंट और कंटेंट, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो डायमेंशन फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मैसेज का डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड विद द फोकस ऑन इम्प्रूव। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये लॉन्च किया गया था, इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस क्या चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए था, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसका जो मेन फोकस था वो था कि क्लासरूम इम्प्रूव हो, टीचर्स इम्प्रूव हो एंड टीचर की टीचिंग जो मटेरियल है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो इवैल्यूएशन मेथड इसका फोकस नहीं था। तो जो क्लासरूम्स हैं, जब उसमें ब्लैक बोर्ड लगेगा, थोड़े से क्लासरूम मॉडिफाई होंगे, फिर टीचर जो है वो टीचर्स पे पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। टीचिंग मटेरियल्स भी जो यूज़ हो रहे हैं उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, क्लासरूम
टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल्स, इन चीज़ों पे मेन फोकस किया गया था। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन इंटेक इज रिस्ट्रिक्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट रीनल इनसफिशिएंसी। रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल मीन्स किडनी, ऐसे पेशेंट जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें प्रोटीन को जो है प्रोटीन इंटेक को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब कम कर देना, या प्रोटीन का जो इंटेक है उसको मॉडिफाई कर देना। रिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरा कंप्लीटली बंद कर देना नहीं है, प्रोटीन दी जाएगी पेशेंट को बट कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में या फिर कुछ उसमें चेंजमेंट करके देंगे। तो ये जो रीज़न है, ये असर्सन जो है ये सही है। टू अलाउ फॉर ऑप्टिमल प्रोटीन यूज़ 50 to 60% ऑफ प्रोटीन शुड बी ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। देखो यहाँ पे बात की गई है कि जो 100% प्रोटीन दे रहे थे वो ना दे के 50 to 60% प्रोटीन देंगे, ठीक है। मीन्स प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम हो गया। अब अमाउंट कम हुआ है, साथ में देंगे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। अब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कौन से प्रोटीन की होती है? जो एनिमल प्रोटीन होती है, एनिमल प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन में कट डाउन किया, मीन्स 50 to 60% प्रोटीन देंगे, वो भी एनिमल प्रोटीन देंगे। लाइक मिल्क हो गया, जो एनिमल से प्रोटीन मिल रही है, मिल्क है, मीट है, इन सब चीज़ वाली, तो ये वाली प्रोटीन देंगे क्योंकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी होती है, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है। तो ये भी सही है, तो मीन्स ए ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्ले इन चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं उनमें प्ले का सीक्वेंस क्या है, इनको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले अपने सेंसेस यूज़ करना स्टार्ट करता है, तो आता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में मीन्स बच्चे को कोई भी खिलौना दे दो, उसको हाथ में पकड़ा दो, वो अकेले उसमें खेलता रहता है, उसको आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, कौन है, कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आएगा सेंसरी मोटर। देन आउटलुकर प्लेयर, मीन्स वो खुद खेल रहा है, पास में और भी बच्चे खेल रहे हैं, उनको भी खेलते हुए देख रहा है, बट उसको उससे कोई इतना कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आउटलुकर प्लेयर। देन आता है एसोसिएटिव प्लेयर, ठीक है, मीन्स एक साथ खेलेंगे बट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंडल्ज नहीं होंगे, एक दूसरे को एक साथ, मतलब साथ में खेल रहे हैं। एसोसिएटिव प्ले मीन्स पैरेलल प्ले, साथ में खेल रहे हैं बट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कुछ एक दूसरे में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं। देन आता है कोऑपरेटिव प्ले, जहाँ पे गेम के रूल्स बनाते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो ये आता है कोऑपरेटिव प्ले। तो जो सीक्वेंस है वो है सेंसरी मोटर प्ले, देन आता है आउटलुकर प्ले, देन एसोसिएटिव प्ले, देन कोऑपरेटिव प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग नायलॉन। नायलॉन को बनाने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले होता है पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स कई सारे, तो जब बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के जब मिलाते हैं तो वो बनता है पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बाद जब ये बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो एक फॉर्मेशन ऑफ एक रिबन टाइप में, या हम बोल सकते हैं कुछ रिबन जैसा एक फॉर्म होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ रिबन्स। जब रिबन बन गए तो इनको फिर कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, मेकिंग ऑफ चिप्स। जब चिप्स बन गए, अब इनको क्योंकि नायलॉन बनाना है, ठीक है, अब चिप्स से डायरेक्ट नायलॉन एक टाइप का फाइबर ही तो है, अब फाइबर बनाना है तो डायरेक्ट चिप्स से तो फाइबर बना नहीं सकते, तो बस में क्या करेंगे, इसको करेंगे मेल्ट। जब इसको मेल्ट करेंगे और जब कोई मेल्ट मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, उसके बाद फाइबर बनाना है तो क्या करेंगे, उसको स्क्रूडिंग करेंगे या फिर स्पिनिंग करेंगे, तो करेंगे स्पिनिंग। जब स्पिनिंग हो गई, हमारे पास फाइबर आ गया, तब हम इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग कर लेंगे। उसके स्पिनिंग के बाद आएगा ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले होगा पॉलीमराइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ रिबन्स, क्योंकि जब बहुत सारे मोनोमर ऐसे ऐसे मिलते जा रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ये मोटा सा फाइबर या फिर रिबन का फॉर्म बनता जा रहा है। अब ये मोटा सा रिबन फाइबर बन गया है, तो ऐसे तो इसमें से फाइबर निकलेंगे नहीं, तो उसको छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में बना लेंगे। जब चिप्स के फॉर्म में बन जाएगा, इसको मेल्ट कर लेंगे, स्पिन कर लेंगे, बन गया फाइबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है फॉलोइंग को, ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे दिया है, ये क्या है, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, पोर्शन। तो ये हैं प्रोपोर्शन, ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है।
तो बैलेंस का रिलेशन किससे है? बैलेंस मीन्स चीज़ें जब बैलेंस होती हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, जो चीज़ जहाँ पे रखी गई है इक्वल अमाउंट में वैसे ही रहे, तो बैलेंस का रिलेशन है रिपोज से। देन आता है रिदम। रिदम किसको हम बोलते हैं? जब एक ही काम एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में एक ही रिदम पे एक ही टोन में होता रहे उसको बोलते हैं रिदम। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। एम्फेसिस मीन्स किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना या फिर उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देना, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट या फिर एम्फेसिस। प्रोपोर्शन मीन्स जब चीज़ों को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो उसको बोलते हैं स्केल। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाए ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्कोलाइड। देखो ये भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, यहाँ पे इसके मेन प्रोडक्ट्स दिए हैं, इनसे आपको मैच करना है। दो एल्कोलाइड किस में होते हैं? एल्कोलाइड होते हैं कैफीन में। कैरोटीनॉइड किस में पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पाया जाता है कैरेट में। काउमेरिन किस में पाया जाता है? तो काउमेरिन पाया जाता है टर्मरिक में। लाइकोपीन टोमेटो में। फ्लेवोनाइड्स गार्लिक में। सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं पता थी तो जैसे ये तो पता, कुछ सिंपल टर्म्स हैं जो आप याद कर लीजिए, जैसे लाइकोपीन है, ये टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। तो डी में 4 ऑप्शन, तो यहाँ से देख लो डी में 4 कौन कौन से हैं? सी में है और ए में है। मीन्स यहाँ से हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मैथड। उसके बाद कैरोटीनॉइड सबको मोस्टली पता होगा कि जो कैरोटीनॉइड है वो कैरेट्स में पाए जाते हैं, तो ये बी ऑप्शन में है 1। तो बी में ऑप्शन में 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये गलत हो जाएगा। नहीं है तो कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे काउमेरिन है ये टर्मरिक में होता है, सी में है 2, देखो सी में इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अल्कलाइड है वो कैफीन में पाया जाता है, कैरोटीनॉइड है कैरेट में पाया जाता है, काउमेरिन टर्मरिक मीन्स हल्दी, लाइकोपीन टोमेटो, फ्लेवोनाइड्स जो हैं वो गार्लिक में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मोस्टली एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मीन्स 90% चांसेस होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है फिर भी आप उसको करेक्ट सॉल्व कर लोगे। तो एलिमिनेशन मेथड की आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। यहाँ पे आंसर्स हैं तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको पूछा कि कूल कलर्स के आपको एग्जाम्पल देने हैं, कोई भी 2 कूल कलर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि कूल कौन कौन से कूल कलर हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके बताइए, आपको आंसर बताना है और साथ में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।